नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आज फिर जो हमारे टैलेंट क्लासेस में। और इसके तहत आज मैं आपके लेके आया हूँ एक नया टॉपिक। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और इसमें से लगभग आप समझ लो कि 2-3 नंबर का या 4 नंबर का पेपर आपका, मैक्सिमम 4 नंबर्स तक आपका पेपर इसमें से आ सकता है। क्योंकि मैंने पिछले प्रीवियस 10 साल के पेपर चेक किए, तो उनमें मैंने पाया कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और मैं आपको इस पूरे जो 3-4 नंबर का टॉपिक है उसको सिर्फ 15 से 20 मिनट की प्रेजेंटेशन में खत्म कर दूंगा। तो अगर आप इस प्रेजेंटेशन को बार बार देखते हैं या उसको अभी देख के उसको रिकॉल कर पाते हैं, उसको मेमोराइज कर पाते हैं, तो आई एम श्योर कि आपको आपके एटलीस्ट 2-3 नंबर मतलब आप फाइनल कर सकते हो, आप सिक्योर कर सकते हो किसी भी टैट के एग्जाम के लिए। And it's not just about HP TAT, it's about all the TATs across India, including CTAT, CBSE TAT, Bihar TAT, Jharkhand TAT, even Assam TAT. So this is an important topic. Okay. तो जो मैं अभी वीडियो दिखाऊंगा, प्लीज गो थ्रू द वीडियो, फोकस एंड मेक नोट्स वेयर यू वांट टू क्रिएट अ रिकॉल वैल्यू। तो फटाफट स्क्रीन शेयर करता हूँ, चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ, और वही हम जाके अपना टॉपिक भी देख लेंगे। चले। ओके। यहाँ आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है, मुझे पता है आपको थोड़ा 2-4 सेकंड इसमें लगते हैं। ओके। तो अभी आपको विजिबल नहीं हुआ होगा, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप टैट का सिलेबस देखोगे तो वहाँ भी आपको ये टॉपिक दिखेगा, टैट के सिलेबस में भी। ओके। इसलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, और ये टॉपिक है इंटेलिजेंस एंड आईक्यू। तो मैं होता हूँ यहाँ से गायब, और आप मेरी सिर्फ आवाज़ सुन पाएंगे, और पूरी स्क्रीन में आपके लिए विजिबल कर रहा हूँ यहाँ पे। So let's begin with the slideshow. So I hope now you can all see the presentation screen. And the first slide that you can see is HP TET चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर क्या आता है हमारा टॉपिक, इंटेलिजेंस एंड आईक्यू। ठीक है। और ये अक्रॉस किसी भी तरह का आपका टैट का एग्जाम है, आपका सी टैट है, आपका एचपी टैट है, आपका अदर स्टेट्स का टैट है, तो उसके लिए ये, और ये जो प्रेजेंटेशन आपकी 15-20 मिनट की, ये बहुत यूजफुल रहेगी। ठीक है। तो आपको इसको देखना है, और अगर आपको लगता है कि आपको नहीं याद हुआ है तो आप रिपीट वॉचिंग कर सकते हैं इसको। और इसके पहले के अगर मेरे वीडियोस में आप जाओगे तो आप देखो कि जहां मैंने क्वेश्चन पेपर मैंने पोस्ट किए थे, अपने शेयर किए थे साइकोलॉजी और इसके चाइल्ड डेवलपमेंट के, तो उसमें आप देखोगे कि इस सेक्शन से हर क्वेश्चन पेपर में आपको 2-3 नंबर के पेपर मिलेंगे। So you can also go through those previous slides and see the importance of this topic. Okay, so let's begin. Intelligence and IQ. तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आज शुरू होगा वो है, व्हाट इज इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या है? तो इंटेलिजेंस इट इज वंस एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, अडेप्ट टू एंड लर्न फ्रॉम लाइफ एवरीडे एक्सपीरियंसेस। मतलब कि इंटेलिजेंस क्या है कि किसी व्यक्ति की किसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की क्षमता। और प्रॉब्लम्स ये नहीं है कि ये कोई स्टडी प्रॉब्लम्स हैं। इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि हो सकता है कि एक ऐसा इंसान जो कभी स्कूल नहीं गया, जिसके पास कोई डिग्री नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास इंटेलिजेंस नहीं है। ठीक है। अगर अपने दिमाग से, अपने बुद्धि से डे बाय डे की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, इसका मतलब ही हैज गॉट सम इंटेलिजेंस। सो इस टॉपिक हम इस नोट से शुरू करेंगे कि इंटेलिजेंस इज नॉट अबाउट securing marks or studying in the class or performing good in academics. Intelligence is about problem solving and dealing with everyday problems, और अपने आप को उन प्रॉब्लम्स का रूप ढालना। उसके बाद हाँ, नीचे इसमें एक्सप्लेन किया कि इंटेलिजेंस में क्या क्या आ सकता है। नंबर 1, क्रिएटिविटी। अब क्रिएटिविटी ऐसी चीज है कि ये इंटेलिजेंस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है।
क्रिएटिव समझते हो जैसे कोई ड्राइंग करता है, वो क्रिएटिविटी है। कोई जैसे कोई कोई नक्शे बनाता है, वो क्रिएटिविटी है। कोई जैसे म्यूजिक वाले बंदे हैं, वो क्रिएटिविटी है। कोई बुक लिखता है, वो क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी मीन्स क्रिएटिंग समथिंग फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल्स का मतलब होता है कि जैसे हम लोगों से डील करते हैं, उनसे मिलते हैं, तो हम किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। अगर हमसे कोई मिल के आता है तो हमें पसंद करता है कि नहीं करता, वो हमारे इंटेलिजेंस पर बहुत डिपेंड करता है। नंबर 3, अडेप्टेशन स्किल्स। अडेप्टेशन स्किल्स का मतलब होता है कि हम कैसे इसी माहौल में अपने आप को ढाल लेते हैं। जैसे कोई बच्चा मान लो कि अभी घर पे है, और उसके बाद वो सिक्स क्लास में या उसके बाद कभी भी वो हॉस्टल जाता है, तो हॉस्टल में सिचुएशंस बिल्कुल अलग होती हैं। तो उन सिचुएशंस में अपने आप को कैसे ढालता है, वो अडेप्टेशन में आता है। जजमेंट, कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग। जजमेंट का मतलब होता है कि जैसे कब कोई बंदा फंस जाता है किसी सिचुएशन में कि मैं ये करूँ कि वो करूँ, तो वो किसी सिचुएशन में किस तरह से परफॉर्म करता है, अंडर प्रेशर किस तरह से परफॉर्म करता है, या कौन सा लॉजिक लगाता है, कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग। रीजनिंग उसमें आ गया कि कौन सा रीजन देता है, वो भी इंटेलिजेंस है। डील विद पीपल ऑब्जेक्ट्स, जैसे मैंने बोला कि हम डे बाय डे की अपनी प्रॉब्लम से, रोजमर्रा की अपनी जिंदगी में जो हम लोगों से डील करते हैं, ऑब्जेक्ट से डील करते हैं, सिंबल से डील करते हैं, तो हम जैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, वो इंटेलिजेंस का पार्ट है। टू एक्ट पर्पसफुली एंड थिंक रैशनली। इसका मतलब है कि जैसे हम किसी किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस गए हम लोग, है ना, अब उसमें से हमें निकलना है। तो हम कई बार जिस तरह से हम डिसीजन ले, हो सकता है डिसीजन गलत भी होता है, लेकिन कैसे अपने आप को हम वहां पे अप्लाई करते हैं, अपने नॉलेज को अप्लाई करते हैं और उसका समाधान ढूंढते हैं, आंसर ढूंढते हैं क्वेश्चंस का, तो वो इंटेलिजेंस का हमारा पार्ट है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डीलिंग इफेक्टिवली विद द इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट से डील करने का मतलब हो गया कि एक तरह से, मतलब ये environment वो वाला इन्वायरमेंट नहीं है कि सर्दी है कि गर्मी है कि वो है, वो नहीं है। इसका मतलब है इन्वायरमेंट से कि हम, ऊपर वाला टॉपिक है कि कैसे अपने डे बाय डे की लाइफ में कैसे हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, या अपने आप को समस्याओं से हम डील करते हैं और अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं। So being staying positive against the difficult situations, hardships in life is also a part of intelligence. ठीक है। अभी चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक उसकी तरफ, और वो है मेजरिंग इंटेलिजेंस। अब ये ऐसी चीज है जो आपको पेपर में आता है क्वेश्चन, कि इंटेलिजेंस तो है लेकिन मेजर कैसे करोगे, आप कैसे देखोगे? अगर आपको बोलना हो कि वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो कम, वो कैसे देखोगे? वो कम इंटेलिजेंट है, वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, इसको मेजर मेजर हम इंटेलिजेंस को मेजर करके बता सकते हैं। ये चीज जो टेस्ट है इसके लिए, तो इसके जो पहला उसको जो पहला टेस्ट बनाया था वो था इंटेलिजेंट क्वोशिएंट का, आईक्यू। आईक्यू से मेजर करते हैं कि कोई कितना इंटेलिजेंट है। ठीक है। अब इसका जो आंसर है, मेजर ऑफ इंटेलिजेंस दैट टेक्स इनटू अकाउंट अ चाइल्ड्स मेंटल मेंटल एंड क्रोनोलॉजिकल एज। तो जो आईक्यू हम निकालते हैं, वो ये क्वेश्चन आता है बहुत बार, पिछले 10 साल में मैंने 5 बार देखा ये क्वेश्चन। आईक्यू स्कोर, तो आईक्यू स्कोर इज इक्वल टू एम ए डिवाइडेड बाई सी ए मल्टीप्लाई बाई 100, जहाँ पे एम ए का मतलब होता है मेंटल एज। ठीक है। और क्रोनोलॉजिकल का, मेंटल एज का मतलब होता है कि वो अपने क्रोनोलॉजिकल फाउंड फॉर पीपल एट गिवन क्रोनोलॉजिकल, मतलब हो सकता है किसी की मेंटल एज उसकी क्रोनोलॉजिकल होता है, जिसमें जैसे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब डेट ऑफ बर्थ, कि अगर कोई 1970 में पैदा हुआ है तो आज की डेट में कितना होगा? 43 ईयर्स, 53 ईयर्स का होगा अभी। या कोई 2020 में पैदा हुआ है तो वो 3 साल का होगा, वो है क्रोनोलॉजिकल एज, डिपेंडिंग ऑन द डेट ऑफ बर्थ। मेंटल एज होता है कि मतलब किसी क्रोनोलॉजिकल हिसाब से कि, मतलब जैसे कि 5 साल की उम्र में एक व्यक्ति हो सकता है कि 10 साल की तरह भी बिहेव करे, उसको बोलते हैं मेंटल एज। तो मेंटली हम निकालते हैं जो वो बहुत सारे जो क्या बोलते हैं उसको, जो क्वेश्चनेयर्स होते हैं। तो क्रोनोलॉजिकल एज इज फिक्स्ड, बट मेंटल एज इज डिटरमाइंड थ्रू क्वेश्चन पेपर्स या इंटेलिजेंस टेस्ट। अब एक डिस्ट्रीब्यूशन का इंटेलिजेंस का, तो ये भी क्वेश्चन आता है कि आपसे पूछा जाएगा कि वो गिफ्टेड बच्चा या गिफ्टेड इंडिविजुअल, जिसको हम वेरी सुपीरियर इंटेलिजेंस बोलते हैं, वो कौन सी उसका आईक्यू क्या होता है? तो आईक्यू को नंबर में हम दिखाते हैं।
70 80 100, 100 स्टैंडर्ड है, 100 से ऊपर मतलब कि ज्यादा इंटेलिजेंस, 100 के नीचे इंटेलिजेंस घटती जाती है। तो 80 साल का होगा तो 80 IQ होगा किसी का, तो वो 100 वाले से कम इंटेलिजेंट होगा। और किसी का 130 होगा तो वो गिफ्टेड होगा, जीनियस होगा, उसके IQ 100 वाले से ज्यादा होगा। इस तरह से होता है, नीचे की तरफ कम होती है और ऊपर बढ़ती है। और कोई पूछता है कि ऐसे क्वेश्चन उस टॉप पे जो हमारा कि एवरेज क्या है, मतलब मिडिल रेंज क्या है इसका इंटेलिजेंस का, उसका होता है 84 एंड बिटवीन 84 एंड 116। तो एवरेज जो होता है, जो मतलब मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो 84 और 116 की इंटेलिजेंस के बीच में फॉल करते हैं। और जो बहुत गिफ्टेड को बोलते हैं 130 के ऊपर। सुपर इंटेलिजेंट होता है 120 टू 129, या बाद में भी देख लेना एक बार वीडियो में। हाई एवरेज इंटेलिजेंस 110 टू 119। एवरेज इंटेलिजेंस इसका नोट बना लो। एवरेज में आता है 90 टू 109, लो में आता है 80 टू 89, बॉर्डर लाइन में आता है 71 टू 79, माइल्ड मेंटल 79 के नीचे आपका 70 के आसपास आपका मेंटल रिटायर्डेशन शुरू हो जाता है। तो 55 टू 70 माइल्ड मेंटल रिटायर्डेशन। मॉडरेट रिटार्डेशन का मतलब होता है कि मतलब उसका किसी भी रीजन से जो IQ वो कम होता जा रहा है, इंटेलिजेंस कम होती जा रही है, वो सिचुएशंस में डे बाय डे में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो मॉडरेट में आता है 40 to 54। एंड देन सीवियर, मतलब जो बिल्कुल ही बहुत ही पुअर इंटेलिजेंस होता है वो 25 to 39। और उसके बाद आता है प्रोफाउंड। प्रोफाउंड मतलब कि जो लोग डील करते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं इंटेलिजेंस से रिलेटेड, जो बच्चों में पैदा होने पर वो थोड़े से दूसरे बच्चों से पीछे रह जाते हैं, मेंटल रिटार्डेशन उसको बोलते हैं, बट दिस इज नॉट द वर्ड टू बी यूज्ड। सो 25 से नीचे मतलब कि बहुत पुअर इंटेलिजेंस है। मतलब अपने माइंड प्लान अप्लाई करना दूर की बात है, वो डे बाय डे के एक्टिविटीज में भी नॉर्मली पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। सो उसके बाद जो सबसे पहले जो इंटेलिजेंस मेजर की थी वो की थी स्टैनफोर्ड बिनेट ने। ये आपका क्वेश्चन आएगा, बार बार आएगा कि हु इज द फर्स्ट पर्सन हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मैजरिंग इंटेलिजेंस या IQ, सबसे पहले कौन लेके आया था कॉन्सेप्ट। तो इसका नाम है ये है, दो बंदे हैं, स्टैनफोर्ड और बिनेट। इन दोनों मतलब ये एक एक नाम नहीं है, ये याद रखना आप। सबसे पहले स्टैनफोर्ड ने दिया था, बिनेट ने दिया था, फिर दोनों को मिला के एक टेस्ट बना था, ठीक है। तो इन दोनों का नाम आता है जब भी इंटेलिजेंस की बात आती है। लेकिन अगर वैसे वैसे बात करेंगे किसने काम शुरू किया, तो स्टैनफोर्ड आता है। तो जो स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट है वो इंडिविजुअल्स को डिवाइड करता है फोर फोर कंटेंट एरियाज में, मतलब 4 पैरामीटर्स में। नंबर अब्स्ट्रैक्ट और विजुअल रीजनिंग, नंबर 2 वर्बल रीजनिंग, नंबर 3 क्वांटिटेटिव रीजनिंग, एंड नंबर 4 शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो ये जो बिनेट, जो स्टैनफोर्ड और बिनेट, ये दो भाई साहब से, इन लोगों ने जो पैरामीटर्स डिसाइड किए इंटेलिजेंस को मेजर करने के, वो थे चार: अब्स्ट्रैक्ट और विजुअल, वर्बल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, शॉर्ट टर्म मेमोरी। अब इनके बाद आता है स्टैनफोर्ड और बिनेट के बाद जो नेक्स्ट जो जिनका नाम आता है, जिन्होंने काम किया है इंटेलिजेंस मेजर करने में, वैक्सलर स्केल्स। वैक्सलर मतलब वैक्स उनका नाम था, और स्केल इसलिए बोलते हैं कि जो स्केल जैसे बोलते हैं, स्केल क्या होता है, जैसे मेजर करते हैं, लाइन की दूरी नापते हैं कि कितनी सेंटीमीटर कितना इंचीज है, वो स्केल। तो वैक्सलर ने कुछ स्केल्स दिए थे, उनकी यहाँ बात करें हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले इनका था, इसको बोलते हैं वैक्सलर अडल्ट इंटेलिजेंस थर्ड एडिशन। मतलब इसका थर्ड एडिशन था वो हुआ था, मतलब जो रिकग्निशन मिला था, इसको हम बोलते हैं WAIS 3। थ्री मतलब थर्ड एडिशन, और WAIS का मतलब हो गया वैक्सलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। तो ये ना यूज किया था 17 साल ऊपर के इंडिविजुअल्स पर। अब उसके बाद दूसरे ने स्केल जो बनाया वो था वैक्सलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन। मतलब एडल्ट स्केल अलग बनाया, तो 17 साल से ऊपर का लोगों को बना दिया। और जो 17 साल के नीचे के लोग थे, उसको उसको बना दिया हमने, उसको बना दिया है कि यूज्ड विद चिल्ड्रन। 6 से 16 साल के बच्चों के लिए इसको बनाया गया है, ठीक है। हाँ जी। हेलो। 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 हाँ जी। मुझे पता है यार, याद है मुझे। ला रहा हूँ, थोड़ी देर में आ रहा हूँ, 15 आधे घंटे में।
तो जैसे हम डिस्कस करते कि वैक्सलर का जो दूसरा जो स्केल था वो था यूज फॉर चिल्ड्रन 6 से 16 साल के लिए। तो 70 साल के ऊपर आ गया वाइस थ्री। और जो 6 से 16 साल के बच्चों के लिए उसको थे विस्क, WICSC 3। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ, जो है नेक्स्ट थियरी। हम थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। स्टैनफोर्ड और बिनेट का नंबर 1 था। वैक्सर स्केल उसके बाद आए थे। उसके बाद आए थे मल्टीपल इंटेलिजेंसेस का कॉन्सेप्ट, जो कि दिया था हॉवर्ड गार्डनर ने। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं कि अब पहले उन्होंने बोला कि अब बिनेट के तो 4 ही थे, 4 पैरामीटर्स थे। लेकिन जो मल्टीपल इंटेलिजेंस के जो पैरामीटर जो हॉवर्ड गार्टनर ने दिए थे उसके थे मल्टीपल, मतलब कि 8 थे। ही बिलीव्स दैट, उसका मानना था कि ऑल इंडिविजुअल्स हैव ऑल ऑफ द 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस इन डिफरेंट प्रोपोर्शंस। कि 8 टाइप के मतलब इंटेलिजेंस, अलग अलग तरह के इंटेलिजेंस हैं, बट उनके मतलब मात्रा अलग है, प्रोपोर्शन अलग अलग है। पहला था वर्बल स्किल्स। अब उनका कहना था कि जो वर्बल स्किल जिनकी ज्यादा स्ट्रांग होगी किसी पर हो। अब अलग मात्रा का मतलब है किसी में हो सकता है कि वर्बल स्किल ज्यादा हो, जो बाकी की 7 है वो कम हो। तो जो उनका मानना है कि जो वर्बल स्किल्स होती है वो जिनमें ज्यादा होती हैं वो जो प्रोपोर्शन ज्यादा होता है वो ऑथर्स या पोइट्स या जो लैंग कम्युनिकेटर होते हैं वो बनते हैं। सेकंड स्किल है मैथमेटिकल स्किल्स। इसका मतलब कि बंदा जो मैथमेटिक्स में स्ट्रांग ही होगा, एज द नेम सजेस्ट। तो उसमें साइंटिस्ट आ गए, आपके इंजीनियर्स आ गए और अकाउंटेंट्स आ गए, और मैथमेटिशियन ऑफ कोर्स वो तो आएंगे आएंगे। स्पेशल स्किल्स। स्पेशल स्किल्स का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति एक टाइम में 2-3 तरीके से सोच लेता है ना। मतलब एक एक जगह उसका फोकस होता है, लेकिन वो एक ही सिचुएशन को 3 या 4 तरीकों से, अलग अलग तरीकों से एनालाइज कर लेता है। तो इसमें जो जिन लोगों का ये स्किल स्ट्रांग होती है वो क्या, उनके बनने की क्या संभावना ज्यादा होती है? आर्किटेक्ट, आर्टिस्ट, सेलर्स एंड चेस मास्टर। तो अब बेसिक अगर हम इसको देख के ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और हम बहुत से लोगों ने नहीं पढ़ा होता है। तो ये देख के आप बता सकते हैं कि आपका बच्चा क्या बनेगा। मतलब अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे वर्बल स्किल स्ट्रांग है, तो उसको आप ऑथर या पोइट्स बना सकते हैं। मैथमेटिकल स्किल स्ट्रांग होंगे तो आप उसको कोई मैथमेटिक इंजीनियरिंग करा सकते हैं। स्पेशल स्किल थ्री, अगर वो एक साथ बहुत डायमेंशन सोच लेता है तो आर्किटेक्ट बन सकता है, आर्टिस्ट बन सकता है, चेस प्लेयर बन सकता है। और एक और होता है बॉडीली या काइनेस्थेटिक स्किल्स। इसका मतलब होता है कि मतलब किसी उनकी ना, मतलब जो मोटर स्किल्स है वो कुछ हद तक बोल सकते हैं। क्योंकि मोटर स्किल्स के हाथ जब कुछ काम करेंगे तो वो जैसे वो मानो सब्जी काट रहे हैं, बड़ी सफाई से काटेंगे, या वो कोई सिलाई बुनाई में हाथ बहुत स्ट्रांग होगा। तो ऐसे लोग बनते हैं, या तो सर्जर्स बनते हैं, क्योंकि सर्जरी नॉलेज तो है, लेकिन नॉलेज स्किल का काम भी है ना। क्राफ्ट्समैन है, जैसे जो जैसे मैंने बोला है कि कुछ कलाकारी करते हैं, कुछ बनाते हैं, कुछ क्रिएटिव काम करते हैं। डांसर्स हो गए, डांसर्स के लिए मूवमेंट्स चाहिए होती हैं जो कि बॉडी काइनेस्थेटिक स्किल्स होंगी तो कर सकता है। सेम एथलीट्स एंड एक्टर्स। म्यूजिकल स्किल्स, आप समझ गए कि जिसका जो अच्छा गाता होगा, सो बचपन को बच्चा अच्छा गाएगा तो आपको पता है कि म्यूजिशियन कंपोजर बन सकता है। तो वो भी एक इंटेलिजेंस है। हम बोलते हैं कि म्यूजिक है तो क्या क्या करेगा, लेकिन वो भी इंटेलिजेंस है। उसको इंटरपर्सनल स्किल्स, टीचर्स। इंटरपर्सनल स्किल होता है कि जब दो लोग कोऑर्डिनेट करते हैं, आपस में बात करते हैं, तो वो मतलब उसकी कही हुई बात लोगों को कितनी समझ आती है, ये लोग उसकी बात कितनी सुनते हैं, इस पर कितना एक्ट करते हैं। तो ऐसे लोग क्या बनते हैं? टीचर्स ऑफ कोर्स। और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है, किसी को मेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं तो वो कन्विंस करने के लिए, उनको नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ ले जाने के लिए इंटरपर्सनल स्किल्स का हाथ होता है ना। इंटरपर्सनल स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल थोड़ा सा उसके एक स्टेप आगे होता है इंटरपर्सनल स्किल्स। ठीक है, इसमें लोग अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं, उनमें कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी होती है। अगर वो किसी को कुछ बोलेंगे तो लोग उनकी बात सुनेंगे, मानेंगे भी एटलीस्ट। ठीक है, तो इसमें वो थोड़ा सा लेवल बढ़ गया, साइकोलॉजिस्ट आ गए, थेरेपिस्ट आ गए। तो आपको क्वेश्चन आता है पेपर में कि अगर कोई किसी की इंट्रापर्सनल स्किल्स अच्छी है तो वो क्या बन सकता है? ऑप्शन 1 होगा साइकोलॉजिस्ट, ऑप्शन 2 सर्जन, ऑप्शन 3 आर्किटेक्ट, ऑप्शन 4 पोइट। तो आप क्या लिखोगे? साइकोलॉजिस्ट। अब नेचुरलिस्टिक स्किल्स, अब नेचुरलिस्टिक स्किल्स में क्या लोग बनते हैं? फार्मर्स बनते हैं, बोटैनिस्ट बनते हैं, इकोलॉजिस्ट बनते हैं, लैंडस्केपर्स बनते हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट बनते हैं। मतलब आप अगर आप देखो कि आपके बच्चों बचपन से प्रकृति को लेके बहुत लगाव है, वो पौधे लगाता है, पौधों की परवाह करता है, उसे पौधों से प्यार है, उसको नेचर के प्रति उसको एक एम्पैथी फील होती है, एक लगाव फील होता है, तो इसका मतलब
ये नेचुरलिस्टिक स्किल है और वो इस फील्ड में ज़्यादा जा सकते हैं। तो बोलने का मतलब है कि 8 स्किल है। हमें से ये नोटिस करना कि 8 में से, अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर, इन 8 में से आप जो भी व्यक्ति है, मेरे बच्चों के लिए बनाते हैं उनकी दिशा निर्धारण करने के लिए वैसे कैसे आगे जाएंगे, तो कौन से स्किल की तरफ उनका रुझान ज्यादा है। अगर आपको लगता है कि उनमें जो, क्योंकि आप इस पे देख सकते हैं कि मैक्सिमम क्या विजिबिलिटी क्या है, ज्यादा क्या दिखता है, तो आप उस करियर में जा सकते हो। अब तीसरा है टाई स्किल। तो जैसे कि नाम है ट्राई लिखा है, तो ट्राई का मतलब हुआ 3। तो इसमें भी जो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग है, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग जिन्होंने थी, उनका मानना है कि इंटेलिजेंस कम्स इन 3 फॉर्म्स। उसकी 3 फॉर्म्स होती हैं। नंबर 1, एनालिटिक स्किल, एनालिटिकल इंटेलिजेंस। सो अब इसमें क्या है कि स्टूडेंट्स हाई इन एनालिटिक्स एंड इंटेलिजेंस आर कंसिडर्ड स्मार्ट। एनालिटिक क्या होता है कि अब किसी सिचुएशन को हम, जैसे अगर हम मान लो कि हमारे एग्जाम में कम नंबर आए हैं और हम बाद में एनालाइज करते हैं कि क्यों कम आए, हम देखते हैं कि हम प्रैक्टिस कम करते हैं या हम टीचर्स का ध्यान कम देते हैं क्लास में। तो इस तरह का जो एक स्किल होता है एनालाइज करने का सिचुएशन को, तो वो एक इंटेलिजेंस का पार्ट होता है ट्रायआर्किक। और इसमें जो उनको कहना है कि जो बच्चे जिनका ये अच्छा होता है वो स्मार्ट, मतलब स्मार्ट होते हैं, एक्टिव होते हैं, उनके नंबर अच्छे आते हैं, गेट गुड ग्रेड, ट्रेडिशनल टेस्ट में भी अच्छा करते हैं और कंपैरेटिव कॉलेज में जाते हैं, जैसे कंपेयर जो कंपटीशन किए होते हैं, जैसे आपका टैट है, तो जिनमें एनालिटिक इंटेलिजेंस वो जल्दी से क्लियर कर लेगा, या फिर डॉक्टर भी बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, यूपीएससी क्लियर कर सकता है। तो एनालिटिक इंटेलिजेंस का मतलब कि वो ग्रेड्स अच्छे आते हैं। क्रिएटिव इंटेलिजेंस अलग है। हो सकता है कि क्रिएटिव वाला बंदा तो एग्जाम क्रैक ना कर पाए, लेकिन कुछ एक ऐसा होगा जिसमें वो, जैसे जैसे पेंटर्स होते हैं, पेंटर्स वो घर पेंट करने वाले दूसरे पेंटर्स जो पेंटिंग्स बनाते हैं, महंगी महंगी बिकती हैं पेंटिंग्स, तो हो सकता है कि वो आईआईटी क्रैक ना कर पाए, लेकिन जो पेंटिंग बनाएगा उस पर फोकस करेगा तो उसमें उसकी यूनिकनेस दिखाएगा। ठीक है। नंबर 3 एंड लास्ट, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। स्टूडेंट्स हाई इन प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस डोंट रिलेट वेल। प्रैक्टिकल का मतलब होता है कि मतलब वो लॉजिक पे विश्वास रखते हैं बेसिकली। वो जहाँ लॉजिक नहीं है वहां नहीं मानेंगे वो। दे आर लॉजिकल थिंकर्स। वो ट्रेडिशनल जो स्कूल से उनकी बात नहीं मानेंगे कि ये बुक्स पढ़ते जाओ फर्स्ट आ जाओ फिर जाओ, वो उस पर नहीं जाएंगे। वो दिमाग लॉजिक लगाएंगे वो। तो बेसिकली दे डू वेल आउटसाइड द क्लासरूम वॉल्स विद गुड सोशल स्किल्स एंड कॉमन सेंस। लॉजिक है तो कॉमन सेंस होगा ही। तो ऐसे मान लो क्वेश्चन आ गया आपको कि these types of students who perform well outside the classroom and have a great common sense have which intelligence? Analytics, creative, practical? तो उसका आंसर क्या होगा? प्रैक्टिकल। सेम द क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम फ्रॉम द फॉर्म्स डिस्कस्ड अबव। उसके बाद आता है अब एक अलग टॉपिक है इंटेलिजेंस इन अडल्टहुड। वो जो पीछे हमने इंटेलिजेंस पढ़े वो थे चाइल्डहुड वाले, कि चाइल्डहुड में इंटेलिजेंस किस तरह से मेजर करते हैं और कितने टाइप्स होते हैं। अब अडल्टहुड में कैसे करेंगे? तो यहाँ पे इसको मेजर करने के लिए जो जॉन हॉर्न भाई साहब थे, यहाँ पे नाम है जॉन हॉर्न ने दिया था। वो पूछता है ना कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इंटेलिजेंस अडल्टहुड कॉन्सेप्ट किसने दिया था? जॉन हॉर्न ने, जिन्होंने उस पर बहुत काम किया। तो इन्होंने इंटेलिजेंस को डिवाइड किया 2 पार्ट में, क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, फ्लूइड इंटेलिजेंस। ये 2 आप याद रखोगे अगर कोई पूछे कि इंटेलिजेंस अडल्टहुड में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस इन अडल्टहुड, तो उसका आंसर क्या होगा? क्रिस्टलाइज्ड होगी या 2 कोई और दे रखी होगी, प्रैक्टिकल दे रखी होगी या पीछे से कोई, तो क्रिस्टलाइज लगाओगे। इसमें जैसे लिखा है कि क्रिस्टलाइज में पढ़ के दिखाऊंगा बस। एक्यूमुलेटेड इंफॉर्मेशन वर्बल स्किल्स विच इंक्रीज विद एज, की वर्बल स्किल्स होगी और मतलब इंफॉर्मेशन बंदा एक्यूमुलेट करता है जो कि एज के साथ बढ़ती जाती है। तो जैसे एज बढ़ेगी उनकी ये जो वर्बल स्किल्स है बढ़ती जाएंगे, तो क्रिस्टलाइज एग्जाम्पल है। फ्लूइड इंटेलिजेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब जैसे क्वेश्चन आता है कि विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज दिस, अब abstract रीजनिंग कम्स अंडर विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, तो इसका आंसर है फ्लूइड इंटेलिजेंस। पर इनका मानना है कि ये मिडिल अडल्टहुड के बाद, मतलब कि 35-40 साल के बाद ये कम होती जाती है एज विद एज। तो सिंपल दोनों में डिफरेंस क्या है? क्रिस्टलाइजेशन क्या है? क्रिस्टलाइज का मतलब है कि किसी ने अपने दिमाग में कुछ नॉलेज स्टोर करता जा रहा है। तो जैसे एज बढ़ेगी उसका स्टोरेज इंप्रूव होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बहुत सारा ज्ञान उसमें आ जाएगा।
और फ्लूइड का मतलब है कि किसी लॉजिक लॉजिक के हिसाब से सोचना। तो जब तक दिमाग शार्प है तब तक वो सोच पाएगा, जैसे एज बढ़ेगी तो वो स्किल कम होता जाएगा, प्रैक्टिकल थिंकिंग का, लॉजिकल थिंकिंग का, मैथमेटिकल थिंकिंग का। ठीक। तो ये हमारे लगभग 20-25 मिनट का हमारा वीडियो था, तो इसमें हमने इंटेलिजेंस हमने कवर किया। ठीक है, कि इसमें हमने देखा कौन कौन सी इंटेलिजेंस टाइप्स होती हैं। और उसके बाद अभी अब देखो, तो मैं मेन्यू पे जाऊँ तो इसमें हमने क्या क्या देखा, इंटेलिजेंस का देखा क्या क्या होता है, क्या पार्ट्स होते हैं, इंटेलिजेंस कैसे मेजर करते हैं, ये M/CA/100 है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस कैसे होती है, कि ये आया था क्वेश्चन की, लास्ट टाइम आया था कि सुपीरियर इंटेलिजेंस किस में आता है, तो उसका आंसर 120 to 129। ठीक है। फिर आपका आ गया डिस्ट्रीब्यूशन, आ गया डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आपका आ गया इंटेलिजेंस कैसे मेजर करते हैं। स्टैनफोर्ड बिनेट भाई साहब थे, इन्होंने सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट लेके आए थे। उनके बाद फिर स्टैनफोर्ड बिनेट के बाद आगे वैक्स के स्केल्स आ गए, 2 स्केल दिए, 17 साल से ऊपर वालों के लिए, 6 से 16 साल के लिए, बच्चों के लिए। फिर मल्टीपल चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टीपल। मल्टीपल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट है, इससे मतलब इतना ही आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप इसे देख के बता सकते हो कि आपका बच्चा कौन से फील्ड में जाता है, उसको कौन सी फील्ड में जाना चाहिए। ट्रायर की हमने के लिया, प्रैक्टिकल हो गया, क्रिएटिव हो गया, एनालिटिक हो गया। एंड लास्ट में हमने देखा अडल्टहुड में दो तरह के, जॉन हॉर्न ने किया था इसको, मतलब क्वेश्चन आता है कि हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट रिलेटेड टू इंटेलिजेंस इन अडल्टहुड, जॉन हॉर्न। तो लास्ट में आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर योर पेशेंस इफ यू स्टेड विद मी टिल नाउ। और ये हमारा वेबसाइट है, इस पर आपको मिल जाएगा ये ये मेरी ईमेल आईडी है। आपको स्पेसिफिक किस टॉपिक को पढ़ना और जानना चाहते हो, मुझे आप फोन भी कर सकते हो कि सर हमें ये टॉपिक प्रिपेयर करके दो, या इसका इस पे ऊपर थोड़ा सा वीडियो बनाओ, ताकि जहाँ आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और समझ नहीं आता है, तो आई विल कलेक्ट द credible information along with the expected questions from the topic। ठीक है। सो लेट मी गो नाउ। आप तैयारी करते रहिए, 2-4 महीने में आपका इस बार तो नहीं हुआ, तो नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, बट स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।